नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 4 अप्रैल 2022 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो रहेगा एक्सप्लेन पेज, फिर उसके बाद में बची हुई न्यूज़ पे नज़र डालेंगे। एक्सप्लेन पेज पे फर्स्ट जो आर्टिकल है वो है कि डेथ पेनल्टी में रिफॉर्म्स लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक पहल शुरू की है। जानेंगे क्या है पूरा मुद्दा। दूसरा हम जानेंगे प्रोविज़न यूज टू किल इमरान नॉट ट्रस्टवुड। इसमें ये कि क्या बेसिस है जिसके बेसिस पे इमरान खान ने जो नो कॉन्फिडेंस मोशन इंट्रोड्यूस किया गया था उसको रोक दिया। ठीक है, तो ये दो आर्टिकल्स मेन है जिन पे हम डिटेल में देखेंगे, बाकी दोनों पे नज़र डालते हैं। तो फर्स्ट है रिफॉर्मिंग डेथ पेनल्टी। आर्टिकल में ये बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट 2 सितंबर 2021 से कई डेथ सेंटेंसेस से संबंधित अपील सुन चुका है और उसमें एक ही चीज़ आ रही है बार बार कि जो भी तरीका, जिस भी मैनर में हाई कोर्ट्स या जो ट्रायल कोर्ट्स हैं जिन्होंने डेथ सेंटेंस दिया है, ठीक है, अक्यूज्ड को, जो भी कल्प्रिट है उसको, तो बोलो प्रोसेस में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है डेथ पेनल्टी जो भी फाइनलाइज की गई है। क्यों? क्योंकि जब डेथ पेनल्टी दी जाती है ना, तब उससे पहले कुछ रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो रिक्वायर्ड होती है, उसी के बेसिस पे फिर वर्डिक्ट दिया जाता है। पर बोले बहुत ही कम रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिली है बहुत से केसेस में जिनमें डेथ पेनल्टी अभी इशू किया गया है। तो ऐसे में एल नागेश्वर राव ने अपनी तरफ से कमेंट किया है कि डेथ सेंटेंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा एरर वाले प्रोसीजर के थ्रू फाइनलाइज हो रही है। सेम चीज़ जस्टिस यू ललित ने भी कही थी कि भाई जो ऑफिसर सेंटेंस कर रहे हैं, डेथ सेंटेंस को डिक्लेयर कर रहे हैं किसी भी पे, तो उनके खिलाफ उनकी जो प्रोसेस है, जो जिस प्रोसेस के थ्रू उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया है या फिर जिन एविडेंसेस को देख करके वो डिक्लेरेशन दिया है, बोलो उस पर एक बार हमें नज़र डालने की ज़रूरत है। कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन एक स्क्रूटनी होनी चाहिए। ये यहाँ पर क्वेश्चन जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उठाया जा रहा है। ऐसे में सवाल ये आता है कि क्या वजह है जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने डेथ पेनल्टी या डेथ सेंटेंस देने के पीछे जो प्रैक्टिसेस हैं उन पे सवाल उठाया या फिर उसको एक स्क्रूटनी के प्रोसेस के थ्रू ले जाना चाहता है कि चेक तो करें कि कहाँ कहाँ इश्यूज़ आ रहे हैं। देखो, जब कभी भी कोई डेथ सेंटेंस या डेथ पेनल्टी दी जाती है तो उसमें बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ होते हैं जिनमें ज़्यादातर तो जो ट्रायल कोर्ट्स होते हैं या हाई कोर्ट्स हैं उन्हीं के वर्डिक्ट वहाँ पर फाइनल होते हैं, फिर उनके अगेंस्ट में अपील की जाती है और सुप्रीम कोर्ट में वो बात पहुँचती है। पर सुप्रीम कोर्ट ने पिछले कई केसेस को जब इन्वेस्टिगेट किया तो पता पड़ा कि प्रॉपर जो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग होनी चाहिए वो नहीं मिल रही और उसके चलते जो अनफेयर मैनर में डेथ पेनल्टी जो इशू की जा रही है, बोलो वो चीज़ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के सामने कि लिटिगेशन पे फिर लिटिगेशन चलती रहती है और कुछ आउटकम निकल नहीं पाता है। या फिर जिसको डेथ सेंटेंस दे दिया और उसके खिलाफ में आपके पास में गवाह या फिर जो एविडेंसेस है वो प्रॉपर नहीं है, तो फिर वो भी कितना एंजाइटी में चला जाता है इंडिविजुअल। तो ऐसे में बात ये आ जाती है। अब सवाल ये है कि क्या ऐसा फ्रेमवर्क है जिसके बेसिस पे किसी को भी डेथ सेंटेंस देनी है या लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट देना है, दोनों में से किसको चूज़ करना है। तो वो क्या प्रोसेस है, क्या फ्रेमवर्क है जिसके बेसिस पे किसी भी जो भी अक्यूज्ड है जिसको सज़ा देनी है उसको ताउम्र सज़ा देनी है जेल में या फिर परमानेंटली डेथ पेनल्टी उसको दे देनी है। ठीक है, तो ऐसे में मई 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने, जो आप देखते हो यहाँ पर, डेथ पेनल्टी की जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है उसको एक्सेप्ट किया था। मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर कोई इंडिविजुअल का क्राइम और किसी इंडिविजुअल की एक्टिविटीज़ कुछ ऐसी है कि उसको हम केस में ऐसे में डाल दें, रेयर ऑफ रेयरेस्ट केसेस में डाल दें, मतलब ऐसा कि कभी ऐसा हो ही नहीं सकता बुरी से बुरी परिस्थिति में भी, तो उस केस में अगर किसी को डेथ सेंटेंस दिया जाता है तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में नहीं मानेंगे। और ये केस था 1980 का बच्चन सिंह केस। ठीक है, इसमें ये था, इसमें एक फ्रेमवर्क दिया जिसमें कुछ आइडियाज़ दिए गए थे। वो आइडियाज़ बिल्कुल एग्जॉस्टेड नहीं थे, वो फ्रेमवर्क बिल्कुल एग्जॉस्टेड नहीं थी कि आगे कुछ रिफॉर्म नहीं आएंगे। पर वही एक तरीके से जैसे बेसिक स्ट्रक्चर का जो डॉक्ट्रिन है ना, जो कि एक्सपेंड होता चला जाता है, आगे से आगे नई नई चीज़ें ऐड होती जाती है जब भी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करने की कोशिश की जाती है। तो ऐसा ही क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का ये 1980 का बच्चन सिंह केस है ना, ये एक तरीके की बेसिक स्ट्रक्चर के तरीके से आप कंसिडर कर सकते हो। तो ऐसे में जब कभी भी किसी भी इंडिविजुअल के खिलाफ में कोई भी कार्रवाई करनी है
तो जो हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसमें जो भी प्रोविज़न किए हुए हैं उनके बेसिस पे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, प्रॉपर इंफॉर्मेशन गैदरिंग होनी चाहिए, और कभी भी किसी को भी अगर पनिशमेंट देनी है तो पनिशमेंट देने में अगर डेथ सेंटेंस आप दे रहे हो तो उसके लिए कोर्ट के पास में स्पेशल रीजंस होने चाहिए। इसका मतलब रेयरेस्ट ऑफ रेयर फ्रेमवर्क का कॉन्सेप्ट यहां पर आया, जिसमें यह कहा जाता है कि ऐसी परिस्थितियां, अब इससे ही पता पड़ रहा है रेयरेस्ट ऑफ रेयर कि मतलब बहुत ही कम ऐसा केस देखने को मिल रहा है, और वहां पर जो लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट है वो सजा भी बहुत कम पड़ जाएगी। उस केस में फिर आप डेथ सेंटेंस के लिए जा सकते हो। 1980 का ये वर्डिक्ट जो है बच्चन सिंह का, इसमें ये बात निकल के आई। और फिर इस फ्रेमवर्क के दो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, एक तो एग्रीवेटिंग और एक मिटिगेटिंग फैक्टर। इन दोनों फैक्टर्स को भी कंसिडर करना पड़ेगा कि आप किसी को डेथ पेनल्टी दे रहे हो तो आप उसके एग्रीवेटिंग और मिटिगेटिंग फैक्टर्स को देखो। जैसे कि नाम से एग्रीवेटिंग, कि भाई उसको उकसाने वाला क्या ऐसा काम था जिसकी वजह से उस इंडिविजुअल ने ऐसा एक्शन लिया। मिटिगेटिंग फैक्टर, कि भाई एक बार पास्ट ट्रैक तो उठा करके देखो कि उस इंडिविजुअल का क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा हुआ है, किस तरीके का बिहेवियर वो रखता है, वो सारी चीज़ें, इसको आप जितना ब्रॉड से ब्रॉड अंडरस्टैंड कर सकते हो वो इस फ्रेमवर्क के अंडर आ गया। तभी तो बोला गया है रेयरेस्ट ऑफ रेयर, कि आप अगर मौत की सज़ा दो तो मान लो लाखों, 10 लाख या फिर 50 लाख में से किसी एक बंदे को मौत की सज़ा दी जाए। ऐसा नहीं कि आप फ्रीक्वेंटली देते चले जाओ, तो उसमें क्या हो जाता है, फिर रेयरेस्ट ऑफ रेयर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो जाता है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क को रिव्यू करने की बात कही है। क्यों? क्योंकि रेयरेस्ट ऑफ रेयर का मतलब तो हो गया कि मतलब केस ही गिनती के हो, 2, 5, 10 ज़्यादा से ज़्यादा, पर पता पड़ रहा है 600, 700 केसेज आ रहे हैं 3 साल के अंदर। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट में फिर वो बात पहुंचती है, फिर सुप्रीम कोर्ट जो ट्रायल कोर्ट है या हाई कोर्ट है उनके वर्डिक्ट्स को ओवरटर्न करता है। तो इस तरीके से क्लैरिफिकेशन होना ज़रूरी है। साथ में जब भी किसी को अगर सेंटेंस दिया जाता है, मतलब ये मानो कि किसी को अगर डेथ सेंटेंस दिया जा रहा है तो और उस इंडिविजुअल को पहले से लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट मिला हुआ है, मतलब ये कि एक इंडिविजुअल जिसने पहले क्राइम किया और उस क्राइम के बेसिस पे उसको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट हुआ, और दूसरी तरफ उसका दूसरा क्राइम निकल के आ गया जिसमें उसको डेथ सेंटेंस दिया जा रहा है। तो ऐसे में एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये कि डेथ सेंटेंस देने से पहले जो प्रीवियस लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट वाला सेंटेंस है ना, उसको ख़त्म करना पड़ेगा। क्यों? दोनों कॉन्फ्लिक्ट कर जाएंगे। सीधी सी बात, अगर किसी को आपने अगर मौत के घाट ही उतार दिया, फांसी की सजा ही दे दी या कैसे भी करके डेथ सेंटेंस दे दिया, तो फिर वो पिछला जो आपने वर्डिक्ट दे रखा है उस पर कहीं ना कहीं मिट्टी फिर जाएगी। तो फिर जुडिशरी के खुद के वर्डिक्ट ही कॉन्फ्लिक्ट में या कॉन्ट्राडिक्शन में आ जाएंगे। तो इस केस में डेथ सेंटेंस अगर किसी को दिया जाए तो प्रीवियसली दिए हुए जितने भी केसेस हैं उनको क्लियर करना पहले ज़रूरी है। और ये लिस्ट जो है कौन सी फ्रेमवर्क वाली, कि हाँ भाई कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, कौन सी रेलेवेंस है, कौन सी इन्फॉर्मेशन रिलेटिव है केस से संबंधित, कौन सी नहीं है, इन सारी चीज़ों को चेक करना ज़रूरी है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहा है कि भाई रिव्यू करो ये जो क्रिमिनल केसेस में जो डेथ सेंटेंस दिया जाता है उसको हम और कैसे कम लेवल तक ले जा सकें। फिर देखो बच्चन सिंह का जो ये फ्रेमवर्क है, इसकी अगर हम बात करें तो ये 4 डिकेड पहले आया था, 1980, लगभग 40 साल हो गए। तो ऐसे में अभी तक क्या इसमें हुआ है वो देखते हैं। देखो सुप्रीम कोर्ट ने इसके पहले भी बच्चन सिंह केस से संबंधित जितने भी मतलब इस तरीके के क्रिमिनल केसेस जाए ना, तो उनमें एक चीज़ बड़ी हाईलाइट की, वो ये कि बच्चन सिंह फ्रेमवर्क का लगातार वायलेशन हो रहा है, प्रॉपर फॉलो नहीं किया जा रहा है जुडिशरी के द्वारा। दूसरा, लॉ कमीशन की जो 1962 रिपोर्ट है उसके हिसाब से देखें तो लॉ कमीशन की 262nd रिपोर्ट में भी यही कंसर्न्स रेज किए गए थे कि बच्चन सिंह केस में जो फ्रेमवर्क दिया है सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट में वो फॉलो नहीं किया जा रहा। फिर देखो एक प्रोजेक्ट 39A जो कि पिछले 15 सालों से इन्वेस्टिगेट कर रहा है इसी तरीके के ट्रायल्स को, ठीक है, कि बच्चन सिंह फ्रेमवर्क को कोई फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो 595 डेथ सेंटेंसेस से रिलेटेड जो केस थे उनकी स्टडी की और पता पड़ा कि पिछले 5 सालों में ये 600 के लगभग जो डेथ सेंटेंसेस दिए गए हैं इनमें बच्चन सिंह फ्रेमवर्क का वायलेशन रिपीटेडली हुआ है। तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा कंसर्निंग चीज़ है और इसी चीज़ को रिव्यू करने के लिए अपनी तरफ से ये बातें बोली जा रही हैं, ठीक है। बाकी तो देखो इस आर्टिकल में इतना एलाबोरेटली इतनी माइन्यूट चीज़ें बताई गई है कि उन माइन्यूट चीज़ों को आप देखना। जैसे मिटिगेशन की हम बात करें तो इसमें टोटल लॉ की लैंग्वेज है जो शायद आपके काम आए। मुझे नहीं लगता कि इतनी डिफ़िकल्ट वाली लैंग्वेज आपको याद भी रहेगी और कभी लिख भी पाओगे क्या,
ठीक है, हमारे लिए कॉन्सेप्ट था समझना, फंक्शन ऑफ जुडिशरी में अगर आए क्वेश्चन तो हम उसको डील कर सके, ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो कि हमने देखा। अब देखो ये जो रिपोर्ट है इसमें ये जो 39 प्रोजेक्ट 39A चल रहा है ना, जिसमें डेथ पेनल्टी से संबंधित चल रही है पिछले 5 सालों की रिपोर्टिंग, इसमें पॉइंट क्या निकल के आ रहा है कि जिन लोगों को ज़्यादा जो डेथ पेनल्टी दी गई है ना, वो इकोनॉमिकली या फिर सोसाइटी के वल्नरेबल सेक्शन या बैकवर्ड जो सेक्शन हमारी सोसाइटी के, इनसे बिलोंग करने वाले हैं। तो ऐसे में आप देखो कि जो लोग ऑलरेडी परेशानियों में हैं और उन लोगों को वैसे ही फॉर्मल जो लीगैलिटी है उसके बारे में इतना पता नहीं होता है, तो उनके पास में कोई लीगल एक्सपर्ट भी प्रॉपर नहीं हो पाता जिससे कि वो प्रॉपर एविडेंसेस पेश करके और खुद की जान बचा सके। पर वही चीज़ है कि फिर बाद में वो एविडेंसेस की कमी के चलते शक के बेसिस पे ही जो हमारी सोसाइटी के वीकर सेक्शन है उन लोगों को ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें ये जो डेथ पेनल्टी भी है ज़्यादातर उन्हीं सेक्शन से बिलोंग करने वाले लोगों को मिली हुई है। तो ऐसे में जो फैक्टर्स हैं कौन से, वही एग्रीवेटिंग और मिटिगेटिंग फैक्टर्स, इनको देखना ज़रूरी है। अगर इन फैक्टर्स को सही से एनालाइज नहीं किया गया तो फिर बाद में जो बच्चन सिंह फ्रेमवर्क है वो वहीं पे वायलेट हो जाता है। ठीक है, अब ये मिटिगेटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं, इसमें आप सिंपल सी बात ये देखो कि जब भी क्रिमिनल ट्रायल्स होती है ना, इसमें 2 स्टेजेस होती हैं, एक तो होती है गिल्ट स्टेज, एक होती है सेंटेंसिंग स्टेज। गिल्ट स्टेज सुनवाई होती है, सारी पता किया जाता है, एविडेंस आते हैं, और जब ये क्लियर हो जाता है कि हाँ बंदा वाकई में यही कल्प्रिट है, यही गिल्टी है, इसी ने क्राइम किया है, फिर उसके बाद में जब आप सेकंड स्टेज में एंटर हो जाते हो तब आ जाती है सेंटेंसिंग स्टेज। इसमें आप क्या सज़ा देना चाह रहे हो। अब वो सेंटेंसिंग स्टेज में 2 साल की सज़ा है, 7 की है, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट है या डेथ पेनल्टी है। एक बार जो आपने वर्डिक्ट दे दिया अब उसको आप रिटर्न नहीं कर सकते, और वो जो पनिशमेंट दी जाती है वो गिल्ट स्टेज पे जो बेसिस एविडेंसेस हैं उन्हीं के आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो सवाल क्या आता है यहाँ पर कि जो गिल्ट स्टेज है ना, वहाँ पर ही एकदम क्लियर प्रोसीजर अगर फॉलो कर दिया जाए तो इन प्रॉब्लम्स को, आगे जो डेथ सेंटेंस के नंबर्स लगातार बढ़ रहे हैं वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं जिनको कंट्रोल में लाना पॉसिबल हो पाएगा। तो ऐसे में गिल्ट स्टेज और सेंटेंस स्टेज, इन दोनों में एक प्रॉपर बैलेंस बनने की ज़रूरत है। फिर इसके आगे ये बताया जा रहा है कि अभी क्रिमिनल लॉज की हम बात करें तो उसमें जो फंडामेंटल टेनेट है, फंडामेंटल जो पैटर्न देखने को मिलता है वो ये कि जब भी सेंटेंसिंग दी जाए तो वो इंडिविजुअलाइज्ड होनी चाहिए। मतलब कि कोई क्राइम को अगर एक ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा किया जा रहा है, एग्जीक्यूट किया जा रहा है, तो उसमें उन लोगों का क्या रोल है, क्या एज है, क्या एक्टिविटीज़ वो परफॉर्म करते आए हैं, क्या ये पहली बार को काम किया है कोई भी जो गड़बड़ किया है, या दूसरी बार, या कहीं हैबिचुअल है वो इंडिविजुअल, ये सारी कंसिडरेशन लेकर के एक एक इंडिविजुअल को अलग अलग पनिशमेंट दी जाती है। तो ये इंडिविजुअलाइज्ड होती है सेंटेंसिंग। ठीक है, तो ये भी चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। इसके अलावा जिन लोगों ने डेथ पेनल्टी को शुरुआत में सपोर्ट किया, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हुए हैं हैरी ब्लैकमन, इन्होंने भी शुरुआती सालों में सपोर्ट किया था डेथ पेनल्टी को, पर जैसे जैसे टाइम बीता तो लास्ट में आते आते बोला कि शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा जो कि डेथ सेंटेंस को सपोर्ट करे, या तो इस डेथ सेंटेंस को बिल्कुल रिपील करो या उसमें कोई चेंजेस लेकर के आओ, क्योंकि कुछ निर्दोष लोगों को भी सज़ा हो जाती है जो कि गलत बात है। क्योंकि और एक बार अगर एक इंडिविजुअल को सज़ा दे दी जाती है ना, तो फिर उसके बाद में उसकी लाइफ कैसी होती है वो खुद ही समझ सकता है उस चीज़ को। तो ये कुछ प्रॉब्लम है जुडिशरी, लोअर जुडिशरी में इश्यूज़ हैं, उनको करेक्ट करने की बात की जा रही है। तो अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या कुछ आउटकम निकलता है, रिव्यू करने के बाद में आगे चलते हैं। फिर आगे देखो, इमरान खान के अगेंस्ट में जो इम्पीचमेंट प्रोसेस ला दिया गया था उसको वहाँ पर स्क्रैप कर दिया, रोक दिया। तो ऐसे में वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 5 है जिसमें लिखा हुआ है कि भाई इसका कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 5 क्लॉज 1, जिसमें सीधा सीधा ये लिखा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हो कि लॉयलिटी टू द स्टेट इज़ द बेसिक ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। क्लॉज 2 ये कहता है ओबीडियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ इज़ इनवायलेबल ऑब्लिगेशन ऑफ एवरी सिटीजन वेर एवर ही मे बी एंड एवर अदर पर्सन फॉर द टाइम बीइंग विद इन पाकिस्तान। इसका मतलब ये हो गया कि एक तो स्टेट के लिए आप अपनी लॉयलिटी, वफादारी दिखाओगे। अब स्टेट में मेंशन्ड अगर आप देखो तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली जो गवर्निंग सिस्टम है वो सारा आ जाता है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन को ओबे किया जाएगा, फिर वो चाहे
कोई बाहर का आदमी पाकिस्तान में आके रह रहा हो या फिर पाकिस्तान का आदमी पाकिस्तान में रह रहा हो। तो कुल मिला के बात क्या हो गई, तो यहाँ पर कुल मिला के बात ये हो गई कि इमरान खान ने जो स्टेटमेंट दिए कि जी अभी हमारे खिलाफ में जो इम्पीचमेंट मोशन लाया जा रहा है वो बोला किसी बाहरी ताकत का हाथ है इसमें, और सीधा एक्सप्लिसिटली नाम भी ले लिया, बोला यूएसए ने यहाँ पर अपोजिशन पार्टीज़ के जो लीडर्स हैं उनको अपनी अपनी गिरफ्त में ले रखा है और उनको भड़का करके और मेरी सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में अब क्या हो गया कि स्टेट के लिए जो लॉयल्टी वाला सेगमेंट है ना वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया। अब इस केस में वहाँ पर जो नेशनल असेंबली के डेप्यूटी चेयरपर्सन हैं उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कह दिया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 5 के क्लॉज 1 का वायलेशन हो रहा है, ये जो कुछ भी इम्पीचमेंट मोशन लाया जा रहा है तो इसको अभी यहाँ पर रोक दिया जाए। तो इस तरीके से इमरान खान के खिलाफ में जो इम्पीचमेंट मोशन था उसको रोक दिया गया। फिर अपोजिशन पार्टीज़ ने भी अपनी तरफ से बातें कह दी कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं और जो स्पीकर हैं उन दोनों ने मिलकर के कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस को वायलेट किया है और नॉन ट्रस्ट मोशन जो है उसको वहाँ पर वोटिंग तक पहुँचना चाहिए था। और साथ में ये भी कहा कि आर्टिकल 6 के तहत सरकार और सरकारी बंदे और स्पीकर इनके खिलाफ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और इमरान खान ने उधर दूसरी तरफ ये कह दिया कि मैं जल्दी से जल्दी इलेक्शन करवाऊंगा। पर साथ में ये भी मुद्दा है कि इमरान खान ने जैसे ही इलेक्शन के लिए अनाउंस किया तो ऐसे में अपोजिशन पार्टी के लीडर्स का ये कहना है कि अगर किसी भी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ में इम्पीचमेंट मोशन की शुरुआत हो गई हो और फिर वो जल्दी इलेक्शन का अनाउंसमेंट करे तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि उसके खिलाफ में इम्पीचमेंट मोशन शुरू हो गई थी तो वो इस तरीके के अनाउंसमेंट्स नहीं कर सकता। ये थोड़ा सा टर्मोइल है वहाँ का सारा। और ये आर्टिकल 58 है जिसके तहत इलेक्शंस हैं वो अनाउंस किए जा सकते हैं वहाँ की सरकार के द्वारा, ये प्रोविज़न है। आगे चलते हैं। फिर एक छोटा सा आर्टिकल है कि टाटा ग्रुप की एक सुपर ऐप है वो अब हमें अवेलेबल हो जाएगी। तो ये सुपर ऐप्स क्या होती हैं वो देखते हैं। देखो, सुपर ऐप बेसिकली वो होती हैं कि मान लो एक कंपनी है, उसके द्वारा अलग अलग डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए अलग अलग एप्लीकेशंस डेवलप कर रखी हैं। तो उन अलग अलग एप्लीकेशंस के थ्रू हम कुछ एक्सेस कर सकते हैं, कोई भी हमें सर्विस चाहिए हो तो। अब इसमें सुपर ऐप में क्या होता है, एक सिंगल एप्लीकेशन होगी जिसके थ्रू जितने भी अलग अलग डिफरेंट प्लेटफॉर्म एक कंपनी के द्वारा बनाए गए हैं वो सारे एक जगह आ जाएंगे। तो ऐसे में एक यूज़र को अलग अलग एप्लीकेशन, सेपरेट एप्लीकेशंस की बजाय सिंगल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है जिससे कि वो अपनी सारे रिक्वायरमेंट्स एक ही ऐप से पूरा कर सके। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है, ठीक है ना। तो बाकी दूसरी जो एप्लीकेशंस हैं वो भी देखो कोलैबोरेट कर रही हैं एक दूसरे के साथ आकर के कि यहाँ एक सुपर ऐप बना दी जाए और अलग अलग कॉन्सेप्ट पे काम करने वाली डिफरेंट एप्लीकेशंस, और अगर उनकी कंपनी एक ही है तो उनको साथ में लाया जाए और एक सुपर ऐप लॉन्च कर दी जाए। इस तरीके का सिस्टम बताया जा रहा है। इसके आगे नेपाल के प्राइम मिनिस्टर जो शेर बहादुर दौबा हैं उनकी इंडिया की विज़िट हुई। तो इसमें ज़्यादा पॉलिटिक्स बताई जा रही है कि क्योंकि आते ही उन्होंने सबसे पहले बीजेपी हेडक्वार्टर में विज़िट किया। तो ऐसे में एक तरफ बीजेपी हेडक्वार्टर पे जाना और फिर बाद में गवर्नमेंट के साथ एंगेज करना, जबकि प्राइम मिनिस्टर का किसी पॉलिटिकल पार्टी के हेडक्वार्टर पे जाना अपने आप में बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड इशू रहता है, ठीक है। तो उसी को यहाँ पर समझाया जा रहा है। आपको लगे तो एक बार पढ़ लेना, ना लगे तो कोई इशू है नहीं। इसमें मेन चीज़ें जो बताई हुई है वो देख लेते हैं। एक तो जिस तरीके से अभी यूएसए ने जो ऑफ़र किया था $500 मिलियन का ग्रांट, ठीक है, एमसीसी के अंदर में, मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन में, उसमें चाइना अपनी तरफ से पूरी ताकत लगा रहा था कि कैसे भी करके यूएसए की ये इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट ना की जाए। बट यूएसए की ये जो असिस्टेंस जो नेपाल को मिली है उस केस में इंडिया का बहुत बड़ा रोल रहा है कि आप एक्सेप्ट करो, बैलेंस बनाने में काम आएगा। और आज देख लो नेपाल में जिस तरीके से आज आप देख सकते हो कि चाइना ने अपनी पकड़ बनाई है तो उसको काउंटर करने के लिए इधर एफर्ट्स किए जा रहे हैं। फिर फ्रंट पेज पे एक न्यूज़ है जिसमें यह है कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, कैग, वो हर साल एक फाइनेंशियल रिपोर्ट सबमिट करते हैं जिसमें हमारी इकोनॉमी में कहाँ कहाँ कैसे काम हुए हैं वो ऑडिटिंग करके पूरी रिपोर्ट देते हैं कि कहाँ पर कुछ गड़बड़ मिली है, कहाँ स्मूथ काम चल रहा है, वो सारी चीज़ें। तो ऐसे में अब की बार कैग के ऑफिशियल्स ने डिले कर दिया सबमिट करने में जो भी रिपोर्टिंग होती है उसको। तो ऐसे में पार्लियामेंट्री जो कमेटी है उन्होंने उनको क्रिटिसाइज़ कर दिया कि भाई आप समन किया कि आप आओ और जवाब दो कि आपने डिले क्यों किया। तो ये पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है यूँ, ठीक है,
कि कहीं ना कहीं समन किया जा रहा है कैग के जो मेंबर्स हैं उनको। तो देखो कैग के बारे में कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार ज़रूर पढ़ोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये, ठीक है। इसके आगे महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में ब्लॉकचेन सिस्टम का यूज़ करके जो कास्ट सर्टिफिकेट इशू किए जाते हैं ना, उनकी डुप्लीकेसी को कंट्रोल किया जाएगा। ये अपने आप में हमारे देश में ब्लॉकचेन का यूज़ करके जो डुप्लीकेट कास्ट सर्टिफिकेट इशू होते हैं उनको रोकने का पहली बार कोशिश की गई है। देखो ब्लॉकचेन सिस्टम के लिए एप्लीकेशन की बात बहुत बार हुई है। वैसे तो क्रिप्टो करेंसी जब लॉन्च हुई तो उसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज़ हुई तो उसका बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ था ये इशू। पर ये था कि भाई क्रिप्टो करेंसी तो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, पर हाँ ब्लॉकचेन के यूसेस क्या हो सकते हैं। तो उनमें जो ये कास्ट सर्टिफिकेट, SC ST के जो सर्टिफिकेट इशू किए जाते हैं, OBC EWS के, इन सर्टिफिकेट्स में कहीं पे भी डुप्लीकेसी हो उसको करेक्ट आउट करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो यूज़ किया जा सकता है इसका। तो ऐसे में कास्ट सर्टिफिकेट को की डुप्लीकेसी को रोकने के लिए गढ़चिरौली महाराष्ट्र, वहाँ पर ब्लॉकचेन सिस्टम यूज़ किया जाएगा और ये पहली बार ऐसा किया जा रहा है। ऐसे में अगर हम देखें, इसमें ये बताया जा रहा है कि अभी देखा जाए तो इसको महा ऑनलाइन पोर्टल नाम से बोला जा रहा है, जिसमें ये कास्ट सर्टिफिकेशन है ये सारे किए जाते हैं। देखो नॉर्मली जो सर्टिफिकेट इशू किए जाते हैं ना, वो क्या होता है, प्रिंट आउट के फॉर्म में होते हैं। अब प्रिंट आउट के फॉर्म में होते हैं तो उनको रीवेरीफाई करना, काउंट करना, पता करना किसको इशू हुआ किसको नहीं हुआ बहुत मुश्किल होती है। अब क्या होगा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेसिस पे सर्टिफिकेट इशू किए जाएंगे ना, तो ये पता रहेगा कि किस इंडिविजुअल की आइडेंटिटी के लिए कौन सा सर्टिफिकेट इशू हुआ है, कि वो SC से है कि ST से है, और वो जो डेटा है ना वो सारा का सारा ब्लॉकचेन सिस्टम पे अवेलेबल होगा। तो अब ट्रेसिंग बहुत आसान हो पाएगी, बहुत ही मुश्किल नहीं होगा। तो ऐसे में अगर काउंट करना हो कि कितने सर्टिफिकेट्स इशू हुए हैं, उनका पता करना आसान होगा। देखो इसमें जो कॉपी निकलेगी ना कास्ट सर्टिफिकेट की, उसमें क्या होगा, एक QR कोड भी दिया हुआ होगा और उस QR कोड में ब्लॉकचेन का प्रूफ भी अवेलेबल होगा, और उसको ट्रेस करके ये पता कर लिया जाएगा कि उस सर्टिफिकेट की ID क्या है, और वो ID जैसे ही ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म पे डाल दिया जाएगा तो पता पड़ जाएगा कि वो ओरिजिनल है कि या फेक है। तो ऐसे में एक तो काउंटिंग भी प्रॉब्लम नहीं करेगी, और साथ में ये फेक है या डुप्लीकेट है या ठीक है, वो सारी चीज़ें भी आसानी हो पाएगी। तो देखो ये अपने आप में पहला प्रोजेक्ट है, देखने वाली बात है। ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुली काम करता है तो फिर बाद में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की और भी एडमिनिस्ट्रेटिव एप्लीकेशंस निकलेंगी। आगे चलते हैं। फिर हम आ गए इकोनॉमी पेज पे। इकोनॉमी पेज पे बताया जा रहा है कि भारत नेट जो प्रोजेक्ट है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड नेटवर्क से कनेक्ट करने का जो प्रोजेक्ट है, जिसका टारगेट ये था कि भाई अभी आने वाले टाइम में, जब अनाउंसमेंट पिछले साल की बात है, जून 2021 में जब अनाउंस किया गया था, तब ये था कि 1000 दिनों में हमारे देश के जो 6 लाख से ज़्यादा गांव हैं उनको कनेक्ट कर दिया जाएगा। देखो भारत नेट जो है प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के बारे में आप एक बार यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर पढ़ोगे। पहला पॉइंट तो ये। दूसरी चीज़ ये है इसमें कि शुरुआत में इस प्रोग्राम को जब लॉन्च किया गया था तब केवल 2.5 लाख जो ग्राम पंचायतें हैं ना, उन्हीं को लिंक करने की बात थी, पर उसको अब एक्सटेंड करके कितना कर दिया, बोले 6 लाख जितने भी गांव हैं उन सभी को आने वाले 1 साल में, ये अगस्त 2021 की स्पीच है जिसमें ये था कि आने वाले 1000 दिनों में हम इनको 6 लाख गाँवों को कनेक्ट करेंगे। अब केवल 2.5 लाख ग्राम पंचायतें ही टारगेट नहीं है। पर अभी फरवरी 2022 तक टोटल कितने गांव कनेक्ट हो पाए हैं, 1.72 लाख। अभी भी बहुत सारे गांव हैं जो बाकी हैं, जिनका कनेक्शन करना बहुत ज़्यादा अभी डिफ़िकल्ट साबित हो रहा है। तो ऐसे में जो टारगेट है ना 1000 दिनों के अंदर 6 लाख गांव, बोले ये अचीव होना बहुत दूर की बात है। और ये पहली बार नहीं हो रहा है ये कि भारत नेट प्रोजेक्ट, जिसके तहत ब्रॉडबैंड नेटवर्क की हम बात कर रहे हैं, वो देने की बात वो अचीव हो रहा है। इसके पहले भी डेफर किए गए हैं इसके प्रोग्राम्स को, तो आप इसके बारे में ज़रूर देखोगे। और इसको कंडक्ट कौन कर रहा है, BBNL, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड। ठीक है, इसमें सीधी सी बात है कि पहले तो केवल सरकारी तंत्र ही काम कर रहा था इसमें, BBNL जो कि एक PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग आप कह सकते हो। ठीक है, तो इसमें गवर्नमेंट ने फिर बाद में पिछले साल 2021 में जो टारगेट्स अचीव नहीं हो रहे थे, तो गवर्नमेंट ने PPP मोड पे काम करने की बात की कि प्राइवेट सेक्टर को भी हम एंटरटेन करेंगे, कि हाँ प्राइवेट सेक्टर भी अब पार्टिसिपेट करे। तो जैसे ही पहली बार जुलाई 2021 में रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल दिया गया तो कोई प्राइवेट सेक्टर अट्रैक्ट होके नहीं आया। दूसरी बार दिया
तो भी किसी प्राइवेट पार्टनर ने अपनी इंटरेस्ट नहीं दिखाई स्कीम में पार्टिसिपेशन के लिए। अब डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है उसकी कुछ कंडीशंस को हल्का करना चाह रही है, थोड़ा कहते हैं ना कि टर्म्स को थोड़ा सा लाइट करना चाह रही है, रिलैक्स करना चाह रही है, जिससे कि इन्वेस्टमेंट के लिए प्राइवेट सेक्टर आ सके। अब कुल मिला के जो एस्टिमेट लगाया गया था ना पिछले साल इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, वो था 29,432 करोड़ रुपए। उसमें से सरकार ने ये बोल दिया कि 19,041 करोड़ रुपए का तो हम अरेंजमेंट करेंगे, जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी हम देते रहेंगे वायबिलिटी गैप फंडिंग के थ्रू, और बाकी प्राइवेट सेक्टर अपने हिसाब से 10,000 करोड़ की व्यवस्था करे। तो ऐसे में ये सिचुएशन निकल के आ रही है कि कितना क्या प्राइवेट सेक्टर निकल के आता है आगे, वो अब देखने वाली बात है। बाकी टारगेट्स हैं वो तो मिस हो गए। तो भारत नेट प्रोजेक्ट है ना, इसके बारे में आप एक बार ज़रूर पढ़ोगे। और वैसे पीपीपी मॉडल का जो आइडिया है ना कि भारत नेट प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए प्राइवेट सेक्टर को भी अट्रैक्ट करना चाहिए, ये आइडिया नीति आयोग और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने दिया था कि भाई ऐसा क्या जा सकता है। इसके आगे दूसरी न्यूज़ है कि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में हमारा टोटल एक्सपोर्ट 417.8 बिलियन डॉलर का रहा, जो कि हाईएस्ट है अभी तक के टाइम का। ठीक है, और आप देख सकते हो ज़्यादा जो एक्सपोर्ट किया है हमने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, जेम्स एंड ज्वेलरी का, इसका ज़्यादा एक्सपोर्ट हुआ है। तो ये आप ध्यान रखोगे। इसके पहले अगर हम देखें तो हाईएस्ट लेवल जो है एक्सपोर्ट का वो 2018-19 के साल में था 330.1 बिलियन डॉलर, और अब की बार आपने देखा 417.8 बिलियन डॉलर। तो ये एक राइज देखने को मिला है। ठीक है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जिनमें एक फैक्टर क्या है, ये यूक्रेन रशिया वॉर है, उसके बाद में जो एक्सपोर्ट हमारा राइज हुआ है। इंपोर्ट भी राइज हुआ है नो डाउट, क्योंकि क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ गई। वैसे अभी भी हम करंट अकाउंट डेफिसिट का ही सामना कर रहे हैं, इंपोर्ट करते हैं उससे ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं अभी भी। ठीक है, बाकी तो चीज़ें इसमें क्या बताई जा रही है, इसी पर्टिकुलर ईयर की बात की जा रही है, इसी साल की, कि हमारा एक्सपोर्ट कहाँ कहाँ बढ़ा है। जैसे यूएस, नेदरलैंड्स, हांगकांग, सिंगापुर, यूके, बेल्जियम, जर्मनी, ये ऐसे कंट्रीज़ है जहाँ पर पिछले फिस्कल के कंपैरिजन में इस फिस्कल में एक्सपोर्ट बढ़ा है। ठीक है, इसके अलावा दूसरे अब गुड्स की बात करें तो गुड्स की बात हमने ऑलरेडी कर ली है। इंजीनियरिंग गुड्स हो गए, पेट्रोलियम गुड्स हो गए, प्रोसेस करने के बाद में क्रूड ऑयल हम मंगवाते हैं, फिर डीजल पेट्रोल है वो तो हम काम में ले ही लेते हैं, फिर बचे हुए जो कंटेंट होते हैं उसको प्रोसेस करके फिर एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। तो उसकी बात यहाँ पे हो रही है। तो ऐसे में आप इकोनॉमिक सर्वे से ये डेटा पिक करना और पिछले 5 सालों का ट्रेंड पिक करना, ठीक है ना, वो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि ये अभी क्या है, एस्टिमेट्स हैं। फिर जब एक्यूरेसी आती है वो इकोनॉमिक सर्वे वाला ही मेन रहता है। बाकी हाँ, इस पर भी आप रिलाई कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, कि 2019 से कंपैरिजन में यहाँ पर हम पहुँच गए 417.8 बिलियन डॉलर पे। ठीक है, कॉमर्स मिनिस्ट्री के द्वारा ही ये अनाउंस किया हुआ है। ठीक है, और वैसे अगर देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2021 मतलब 2020-21 का जो टाइम था उसमें एक्सपोर्ट था 291.8 बिलियन डॉलर, उसके कंपैरिजन में 417.8 बिलियन डॉलर, तो राइज कितना है 43.2% का। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि जो ब्रोकर्स हैं, जो इंश्योरेंस प्लान है वो बेचते हैं जो लोग, उनका ये कहना है कि बैंकों ने IRDAI एडाई के जो नॉर्म्स हैं उनका वायलेशन किया है। पहले तो जानते हैं वो नॉर्म क्या है, फिर वो नॉर्म जानते हैं, वायलेशन भी समझ में आ जाएगा। देखो, बहुत सारे कॉमर्शियल बैंक्स या कॉरपोरेट बैंक्स हैं जिन्होंने अपने एक तरफ से अपनी एक सब्सिडियरी कंपनी के तौर पे इंश्योरेंस कंपनीज खोल रखी हैं। तो ऐसे में वो बैंक इंश्योरेंस कंपनीज के थ्रू काम करते हैं, वो तो ठीक है, पर बैंक खुद भी है ना, वो भी इंश्योरेंस जो है वो बेचते हैं। अब वो इंश्योरेंस जब बेचते हैं मार्केट में, इंश्योरेंस की पॉलिसीज़ निकालते हैं, तो उनके लिए एडाई ने सीधा कह रखा है कि आपके यहाँ से जो भी इंश्योरेंस में क्लेम अगर होता है किसी भी इंडिविजुअल के द्वारा, तो वो क्लेम 5 करोड़ से कम होना चाहिए। पर अभी जो इंश्योरेंस क्लेम हुए हैं, तो यहाँ पर ब्रोकर्स ने आइडेंटिफाई किया है कि बैंकों ने जो इंश्योरेंस दिया है ना, वो इस तरीके से है कि जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनके बजाय बैंकों की तरफ ज़्यादा रुझान लोगों का लग रहा है, और उससे ये पता पड़ रहा है कि एडाई की जो पॉलिसी है जिसमें ये बोला हुआ है कि 5 करोड़ से ज़्यादा का, मतलब 5 करोड़ से कम की क्लेम वाली इंश्योरेंस पॉलिसी ही वो सेल करें, पर बैंक जो है वो 5 करोड़ से ज़्यादा की भी पॉलिसी दे रहे हैं।
तो ये वायलेशन हो गया। एडाई के बारे में आप एक बार ज़रूर देखोगे। इसके आगे देखते हैं। फिर बेरोज़गारी का थोड़ा सा डेटा आया। जॉबलेस रेट जो है वो डिक्रीज़ हुई है इंडिया में, ठीक है। फरवरी 2022 का डेटा है जिसमें बताया जा रहा है कि पहले लगभग 8.1% अनएम्प्लॉयमेंट रेट थी, जो कि 7.6% हुई है, मतलब रोज़गार बने हैं। उसमें रूरल एरियाज़ में तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट अभी भी ठीक ठाक बनी हुई है, ज़्यादा है 8.5%, शहरों में थोड़ी, ठीक है, और गाँव में है 7.1%, ठीक है। शहरों में 8.5% के लगभग अनएम्प्लॉयमेंट रेट चल रही है और गाँव में 7.1। हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो आप देख सकते हो यहाँ पर, सबसे ज़्यादा हरियाणा में है, फिर उसके बाद में राजस्थान, फिर जम्मू कश्मीर में, फिर बिहार, त्रिपुरा। यहाँ पर परसेंटेज आप देखो डबल डिजिट्स में चल रहे हैं। इसके अलावा कोल प्राइसेस बढ़ रही है तो उसका पावर सेक्टर पर तो सीधी है ही, क्योंकि हमारे थर्मल पावर प्लांट्स पे डिपेंडेंसी अभी भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अभी भी हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की जो ज़्यादा रिक्वायरमेंट है वो अराउंड 70%, 67 समथिंग कुछ परसेंट है, जो कि हमारे अभी भी डिपेंडेंसी किस पे है, कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स पे। तो कोयला महंगा हो तो बिजली भी महंगी हो गई। इसके अलावा हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी नेदरलैंड्स की विजिट पे जाएंगे, तो बात किस पे होगी मेनली, एक तो क्लाइमेट चेंज रहेगा और एक वाटर की शॉर्टेज को हम कैसे ठीक कर सकते हैं उसमें। जैसे कि हमारे जल जीवन मिशन चल रहा है, तो उसको कैसे हम सक्सेसफुली कंडक्ट कर सकते हैं जिससे ड्रिंकिंग वाटर है वो अवेल कराया जा सके हाउस होल्ड्स को। टैप्ड वाटर 2024 तक का हमारा इसका टारगेट है जल जीवन मिशन का, तो आप लगे हाथ जल जीवन मिशन के बारे में एक बार पढ़ लोगे, बाकी यही चीज़ बताई जा रही है। फिर एक बार मीटिंग हो जाए हमारे प्रेसिडेंट की वहाँ पर, उसके बाद में एडिटोरियल है, फिर एक्सप्लेन पेज जो भी आएगा उस पर हम देख लेंगे। फिलहाल तो यही है, क्लाइमेट चेंज और वाटर, इन दो थीम्स पे मेन बात होने वाली है। इसके अलावा रशिया पर अपनी एनर्जी डिपेंडेंसी को रिड्यूस करने के लिए ब्रिटेन ने यह कहा है कि हम 7 नए न्यूक्लियर पावर स्टेशंस बनाएंगे, क्योंकि सीधी सी बात है रशिया उनको ब्लैकमेल कर रहा है। इसके आगे आ जाओ। चाइना जो है, चाइनीज सेंट्रल बैंक ने युआन का जो डिजिटल फॉर्म है, जिसको डिजिटल करेंसी बोला जा रहा है, ठीक है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जिसको ये बोला जा रहा है यहाँ पर देखो CNY, चाइनीज युआन, इसको बोला और पायलट तो प्रोजेक्ट के तौर पे और एरियाज में भी एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। और ये काम कौन कर रहा है, चाइना का सेंट्रल बैंक, जिसका नाम है पीपल्स बैंक ऑफ चाइना। तो ये कुछ इकोनॉमी पेज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। वर्ल्ड पेज पे एक बार नज़र डालते हैं। वर्ल्ड पेज पे देखो, एक तो श्रीलंका में हाल कि लगातार श्रीलंका में प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस के चलते महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि लोग बहुत सारे पैसे लेकर के जा रहे हैं तो भी कुछ खरीद नहीं पा रहे हैं, ठीक है। बाकी पाकिस्तान क्या चल ही रहा है। हाँ, इधर तालिबान ने एक ऑर्डर डिक्लेयर किया है, वो ये कि अफ़गानिस्तान में जो भी फार्मर्स हैं वो अब पॉपी की खेती नहीं कर पाएंगे, या फिर वो पॉपी की जो फसल हो रखी है उसको काटेंगे नहीं। पॉपी जो है ना, उसका यूज़ किया जाता है हेरोइन के प्रोडक्शन में, जो कि एक ड्रग होती है, ठीक है। तो गोल्डन क्रेसेंट का ही पार्ट है ये। गोल्डन क्रेसेंट में एक तो पाकिस्तान आ गया, एक अफ़गानिस्तान और एक ईरान, ये तीनों गोल्डन क्रेसेंट के लिए जाने जाते हैं। तीनों के तीनों ड्रग अब्यूज़ या फिर ड्रग स्मगलिंग के लिए फेमस हैं, या फिर इनफेमस बोलो वर्ल्ड ओवर, ठीक है। इसके आगे अब इधर नज़र डालें तो और कुछ इतना काम का है नहीं, बस। और एक न्यूज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ कि अभी वर्ल्ड कप फाइनल हुआ, ठीक है, वुमेन्स 50 ओवर वर्ल्ड कप फाइनल, उसमें ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराया है। ये आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। इंडिया तो नॉकआउट ही हो गया था, इंडिया तो सेमीफाइनल तक ही नहीं पहुंच पाया, बट ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराया है और वर्ल्ड कप जीत लिया है। तो एक छोटी सी स्पोर्ट्स पेज से न्यूज़ थी। तो यही थे इस वीडियो में कंटेंट जिनको हमने देख लिया। थैंक यू वेरी मच।